अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन की सबसे बड़ी खबरें। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, जहां परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बची खुची जो ज़िंदगी है वो भी ख़त्म कर दी। जी, ये वही परवेज़ खटक साहब हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया तो उसके बाद उनको शो कॉज नोटिस दिए गए और फिर आखिरकार उनको पार्टी ने एक नोटिस भेजकर निकाल दिया, जबकि वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे। आज वही परवेज़ खटक साहब ने अपनी चाल भी चल दी और उन्हें ऐसी चाल चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तर लीडरशिप नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़े नाम थे, इस हद तक के साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब जो हैं, जो इमरान खान साहब के हैंड पिक थे, जो इमरान खान साहब को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे, जिन्हें आज़म खान साहब चलाते थे, जी ये वही वज़ीर आला साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर परवेज़ खटक साहब के साथ जाकर शामिल हो गए। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त महमूद खान साहब वज़ारत आला के ओहदे पर बैठे हुए थे, उनको अगर कोई अहम फ़ाइल दी जाती थी तो वो फ़ाइल जो है वो लेकर चले जाते थे कि मैं रात को इसको पढ़ूंगा। असल में वो रात को पढ़ते नहीं थे, बल्कि वो रात को आज़म खान साहब से फ़ोन करके रब्ता करते थे और उन्हें बताते थे कि मुझे बताया जाए मेरे लिए क्या हुक्म है, इस फाइल को मैंने कैसे हैंडल करना है। परवेज़ खटक साहब को दूसरी दफ़ा वज़ीर आला ना बनाने का फैसला जो इमरान खान साहब का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर था, उसकी भी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि इमरान खान साहब को ये डर था कि कहीं परवेज़ खटक साहब उनकी पार्टी को हाईजैक ना कर ले। इमरान खान का वो सबसे बड़ा डर आज सच साबित हो गया कि परवेज़ खटक साहब ने 37 MPs जो हैं कौमी असम्बली के और 37 मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। आप सुनकर हैरान होंगे कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब को तकरीबन 58 के करीब 58 के करीब जो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न सिर्फ टिकट होल्डर्स थे बल्कि मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली थे, उनकी सपोर्ट हासिल है। 37 तो उसमें से ऐसे हैं जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, चाहे सूबाई असम्बली के थे या कौमी असम्बली के थे, वो तोड़कर PTI सर ले गए हैं परवेज़ खटक साहब ने जो इतनी बड़ी कू कर ली है, इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी को नए सिरे से रिवाइव करना इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा जहां पर उन्होंने 10 साल हुकूमत की, वहां पर जो उन्होंने काम करवाए, जो लोग उन्होंने सियासी तौर पर बनाए, ऐसे लोग जिनको 2013 में उन्होंने शायद पहली मरतबा टिकट दिए लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने अपनी एक सियासी जगह बना ली, वो सब के सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके हैं। चेयरमैन PTI जो हैं वो अकेले बैठकर सोचते तो ज़रूर होंगे कि उनसे काफ़ी सारी जो गलतियां हुई, उनमें ये जो सबसे बड़ी गलती थी 9 मई वाली, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को इतना इश्ताल दिलाया, इतना भड़काया कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो इन जगहों पर हमले कर देने हैं। अगर वो ये सब कुछ ना करते तो शायद आज उनकी पॉलिटिकल पार्टी का ये बुरा हाल ना होता जो अब हो चुका है। आने वाले दिनों में अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो ये जो परवेज़ खटक ने डेंट डाला है उनको उनके होम ग्राउंड से, एक ऐसी जगह जहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज उनकी अपने घर की कॉन्स्टिट्यूंसी समझी जाती थी, जहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 50-52 के करीब जो कौमी असम्बली की सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उसके अंदर से 40 से 45 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात में बासानी जीत सकती है। वहां पर परवेज़ खटक साहब ने एक ऐसी नकब लगाई कि इमरान खान साहब मुंह देखते रह गए। आने वाले दिनों में सूबे पंजाब के अंदर कितने और ज़्यादा टिकट होल्डर PTI छोड़कर जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 9 मई के बाद से लेकर जो लोग अभी तक PTI छोड़कर जा चुके हैं या जिन लोगों ने PTI छोड़ी है, उनमें सबसे ज़्यादा कारी ज़र्ब इमरान खान साहब पर और उनकी पार्टी पर परवेज़ खटक साहब ने लगाई। और ये इन अ वे परवेज़ खटक साहब की तरफ से इमरान खान साहब को एक जवाब है जो पिछले 3.5 साल परवेज़ खटक साहब के साथ किया गया। उनको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर दूसरी दफ़ा नहीं बनाया गया, उसके बाद उनको वफाक के अंदर भी कोई ऐसा ओहदा नहीं दिया गया जहां पर वो कुछ कर सकते हैं। उनको वजारत दिफा दे दी गई और उनको एक नुक्कर में बिठा कर रखा गया। उस नुक्कर से निकलकर आज परवेज़ खटक ने इमरान खान पर ऐसा वार कर दिया है कि इमरान खान सोच में पड़ गए रह गए हैं कि अब क्या होगा। आज के दिन की जो दूसरी खबर है वो है पंजाब की हुकूमत से रिलेटेड और परवेज़ इलाही साहब से रिलेटेड। परवेज़ इलाही साहब जो है वो ऑन एंड ऑफ पुलिस की कस्टडी में होते हैं, उनको अदालत बरी कर देती है, रिलीफ दे देती है, पुलिस उनको फिर पकड़ कर ले जाती है, कोई नया मुकदमा बन जाता है, कभी वो एंटी करप्शन का मुकदमा होता है, कभी FIA का मुकदमा होता है, कभी एक मुकदमा कभी दूसरा मुकदमा। अब तो हद हो गई कि पाकिस्तान के अंदर सियासी रहनुमाओं को मुकदमात में उलझाने का तो शायद पुराना रवाज है, लेकिन परवेज़ इलाही जैसे शख्स को 3 MPO के तहत 30 दिन के लिए इसलिए बंद कर देना कि आने वाले दिनों में उनकी तरफ से इश्ताल अंगेज़ तकारीर करने का खदशा था, ये मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बहुत ही भोदी कोशिश है। जो लोग परवेज़ इलाही साहब को जानते हैं, जिन्होंने उनको सियासत करते देखा है, वो उन पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन इश्ताल अंगेज़ तकरीर करने का इल्ज़ाम उन पर लगाना और ये कहना कि आने वाले दिनों में मुहर्रम की वजह से
सिक्योरिटी के मामला पहले ही इस किस्म के हैं कि मतलब उसके अंदर सिक्योरिटी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है, उस सूरत हाल में परवेज़ इलाही साहब को बंद करने के लिए इस्तेमाल करना कि ये आने वाले दिनों में मुहर्रम के अंदर कोई फसाद या शरअंगेज़ी फैला सकते हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक रवैया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। उनके खिलाफ केसेस के अंबार लगे हुए हैं, दर्जनों की तादाद में केसेस हैं जिनमें से शायद कुछ जेन्युइन भी होंगे। आपने अगर उनको गिरफ्तार करना है, उनको जेल में रखना है, उनसे तफ्तीश करनी है, तो उसके लिए वो केसेस मौजूद हैं। इस किस्म की ब्लेटेंट ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, बेसिक राइट्स इंसान के जो होते हैं उनकी वायलेशंस है ये। परवेज़ इलाही साहब कोई दहशतगर्द नहीं है, परवेज़ इलाही साहब किसी बैंड तंजीम के लीडर नहीं है, परवेज़ इलाही साहब के माजी के अंदर कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है जिससे कहा जा सके कि ये शख्स जो है वो किसी शख्स को इश्ताल दिला सकता है। बल्कि 9 मई के वाक़यात के बाद परवेज़ इलाही साहब शायद जब पहले तो काफ़ी अरसा गायब रहे और जब मंजर आम पर पहली दफ़ा आए तो उन्होंने इसको खुले तरीके से कहा, कंडेम किया कि 9 मई के वाक़यात दुरुस्त नहीं है। यकीनन परवेज़ इलाही साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता और रिश्ता है। परवेज़ इलाही साहब के फर्जंद जो हैं मुनस इलाही साहब, वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मकसद ये है कि परवेज़ इलाही साहब को उस पार्टी की सपोर्ट करने से रोका जाए या वापस उनको चौधरी शुजात साहब के पास ले जाया जाए, तो शायद उसके कोई और तरीक़ाकार भी होंगे। इस किस्म की खुल्लम खुला हरकतें जो हैं जिसमें नज़र आता है कि आप एक शख्स को सिर्फ इस बात की सज़ा दे रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, ये जो मेरा ख्याल है ये लायक नहीं देता किसी भी हुकूमत को, और पंजाब हुकूमत जो है उसको तो बिल्कुल लायक नहीं देता। पंजाब हुकूमत को इस बारे में सोचो विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि वो जो है तरीक़ाकार को फॉलो करें। परवेज़ इलाही साहब को अदालतें रिलीफ दे रही हैं, हाई कोर्ट से उनको एक रिलीफ मिला था, सिंगल बेंच ने कहा कि जी इनको किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, ऐसे केसेस के अंदर भी जिनके बारे में इनको पता नहीं है। आज ही लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। यानी कि अगर आप तरीके से जाएं, आप सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो अप करें तो आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अगर लोअर कोर्ट्स के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर अगर एक शख्स या 2 जजेस जो हैं वो मिलकर परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ दे रहे हैं और आपका ख्याल है कि ये गलत बात है, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट के बड़े फोरम से रिजू कर सकते हो। और आपने जब किया तो आपको फ़ायदा हुआ, आपके हक में फ़ैसला आ गया। आज ही फैसला आया, तो मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत को इस बारे में गौर करना चाहिए। आज का जो आखिरी हमारा हिस्सा है वो है पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के बारे में। ऑब्वियसली ये बात जो है तकरीबन हर रोज़ ही डिस्कस हो रही है, हर रोज़ नए नाम ऐड हो रहे हैं, हर रोज़ जो एक लिस्ट है उसके अंदर कोई ना कोई नया नाम आ जाता है। बहुत सारे इसमें से नाम ऐसे हैं जो लोग खुद अपनी तरफ से फ्लोट कर देते हैं। जिस तरह मैं हसन इफ्तिखार आज आपको कह सकता हूं कि जी हमारे ही दफ्तर से नया दौर के एक शख्स को नया जो सेटअप आ रहा है, वज़ीर आज़म ना सही उसमें वज़ीर बनाया जा रहा है, और फिर यहीं से एक और आदमी खड़ा हो जाएगा, वो हमारी इस बात को अपने प्रोग्राम के अंदर करेगा और फिर और करेगा और फिर और करेगा। हम 5-7 लोग मिलकर अगर इस किस्म की बात को शुरू कर दें तो शाम तक वो खबर बन जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ताहाल किसी नाम पर भी कोई फैसला नहीं हो सका है। जी हाँ, जो पहले नाम आते रहे हैं बहुत सारे लोगों के, कभी किसी बिजनेसमैन का नाम था, कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम आ रहा है, कभी किसी ऐसे शख्स का आ रहा है जो कि माजी की सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेलते रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जाता रहा कि जी ये बनने लगे हैं क्योंकि किसी ज़माने में माजी में किसी आज से 30 साल पहले शायद वो कुछ अर्सा के लिए बैंकर थे, तो उनके बारे में बड़ा शोर डला रहा कि जनाब चूँकि ये फाइनेंस के बंदे भी हैं और सियासतदान भी हैं तो इनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंटरिम बनाया जा रहा है। हम आपको हेडलाइंस के प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं कि फ़िलहाल नाम जो है वो फाइनल नहीं हो चुका। बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में एक्चुअली बात की जा रही है, जिनके बारे में ओरिजिनली सवाल सोचा जा रहा है कि इस शख्स को या इस शख्स को बनाया जा सकता है। मसला लेकिन इस वक्त ये है कि जो फैसला करने की ताकत है वो 2 अशखास के पास है। एक का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरे जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का इंटरिम वज़ीर आज़म कौन होगा इसके अंदर किसी और शख्स का कोई इनपुट नहीं होगा। इस हद तक कि शहबाज शरीफ साहब भी सिर्फ अपने भाई और आसिम मुनीर साहब की तरफ से, जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से दिया गया नाम या अप्रूव किया गया नाम जो है वो ही पेश कर देंगे, वो अपने पास से कोई नाम देंगे भी नहीं। और ये लोग जो इतने बड़े लेवल पर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद लोग हैं, ये जब नाम फैसला करेंगे तो ऑब्वियसली वो पब्लिक में आ ही जाएगा। उससे पहले मेरे जैसा या कोई और सहाफ़ी अगर ये कहना शुरू कर दे कि वो ऐवान के इक़्तिदार के इतने बड़े बड़े ऐवानों से वो नाम चोरी करके ले आया है, तो मैं खुद भी उसको शक की निगाह से ही देखूंगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।